नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि जीन जैक्स रूसो का जीवन एक दुर्दशा, तनाव, गरीबी और बेपरवाही का जीवन था। उसका बाल्यकाल बहुत ही दर्दनाक और अस्वाभाविक था और अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी उसने फ्रांस के कुलीन तंत्र और फ्रांस के सभ्य समझे जाने वाले जीवन की विद्रूपताओं का, उसमें फैले हुए दंभ और अहंकार का साक्षात अनुभव किया था। इन सब बातों का उसके राजनीतिक विचारों पर भारी प्रभाव पड़ा था। जीन जैक्स रूसो उस समय के लिए सर्वाधिक प्रचलित सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में से प्रमुख था। हॉब्स और लॉक, इन दोनों की ही रचनाओं का उस पर गहरा असर पड़ा था, किंतु उसके निष्कर्ष हॉब्स और लॉक के निष्कर्षों से बिल्कुल भिन्न थे और इसका कारण उसके मानव स्वभाव की वो व्याख्या थी जो उसे एक तीसरे निष्कर्ष की ओर लेकर चली गई थी। जीन जैक्स रूसो अपने मानव स्वभाव की व्याख्या के अंतर्गत मनुष्य में दो मूलभूत प्रवृत्तियों की चर्चा करता है। उसके अनुसार मनुष्य में मूलतः आत्मप्रेम अथवा आत्मपरिरक्षण की भावना पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने आप से प्रेम करता है, अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है और इसी उद्देश्य से वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। उसमें पाई जाने वाली जो मूल प्रवृत्ति है, जो मनुष्य के स्वभाव में ही अंकित है, वो है सहयोग अथवा परस्पर सहायता की भावना। सहयोग की यह भावना उसे अन्य मनुष्यों के साथ समूह बनाकर रहने के लिए प्रेरित करती है और सहयोग की यह भावना उसे एक सामाजिक प्राणी भी बनाने की ओर ले जाती है। मनुष्य के स्वभाव की चर्चा करते हुए रूसो उस बिंदु तक पहुंचता है जहां तक कि यदि सभ्य और कृत्रिम जीवन को यदि पूरी तरह से हटा लिया जाए, तब जो मनुष्य बचेगा, अर्थात प्राकृतिक रूप से या राज्य के जन्म की अवस्था से पहले, या कल्पना करें कि जंगली अवस्था में रहने वाला मनुष्य कैसे होगा, इस पूर्ण प्राकृतिक स्वरूप में रहने वाले मनुष्य की इन दो मूलभूत प्रवृत्तियों की वह चर्चा करता है। इस प्रकार से आत्मप्रेम और सहयोग, इन दो शुभ प्रवृत्तियों से युक्त मनुष्य एक अच्छा जीवन जीने की ओर बढ़ता है। रूसो का यह मानना था कि यदि बाहर के किसी प्रकार की बाधाएं अथवा सभ्यता और संस्कृति का यदि उदय नहीं हो और मनुष्य केवल अपने मूल स्वभाव में बना रहे, तो वह मूलतः एक अच्छा मनुष्य ही होता है, क्योंकि उसमें यह दो मूल प्रवृत्तियां उसके मूल स्वभाव को संचालित करती हैं। किंतु रूसो यह बताता है कि इन दोनों मूल प्रवृत्तियों में कई बार संघर्ष उत्पन्न होता है। एक तरफ उसका आत्मप्रेम है जो उसे अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और दूसरी तरफ उसमें परस्पर सहयोग की भावना भी होती है जो उसे निस्वार्थ कार्य करने की भावना प्रदान करती है। हम ऐसा अपने जीवन में अक्सर देखते भी हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य अपने आत्म प्रेम के वशीभूत होकर के और सहयोग की भावना से वशीभूत होकर के अपने परिवार का निर्माण करता है, और परिवार के प्रेम के वशीभूत होकर के वह कई बार समाज विरोधी कार्य भी कर लेता है। इस प्रकार से आत्म प्रेम उसे स्वार्थ की ओर प्रेरित करता है, जबकि सहयोग उसे अपने स्वार्थ को छोड़ करके
दूसरों की सहायता और दयालुता की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार से रूसो का यह मानना है कि इन दो प्रवृत्तियों में कई बार संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ऐसे संघर्ष की स्थिति में क्या किया जाए, यहाँ वह अंतःकरण की बात करता है। रूसो का यह कहना है कि इन दो मूल प्रवृत्तियों को संचालित करने वाला एक तीसरा तत्व या तीसरी भावना भी मनुष्य के स्वभाव में या मनुष्य के हृदय में होती है। उसको वह कॉन्शियंस या अंतःकरण कहता है। यही अंतःकरण मनुष्य को सद्कार्य की ओर प्रेरित करता है। अर्थात अंतःकरण की पुकार से मनुष्य वह कार्य करता है जो उसे भलाई की ओर ले जाता है। इसी अंतःकरण की आवाज़ के आधार पर वह अपने स्वार्थ को त्याग करके अनेक बार सहयोग और परमार्थ की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से वह दो मूलभूत प्रवृत्तियों के ऊपर इस तीसरी प्रधान भावना को आरोपित कर देता है, जिसे अंतःकरण कहा जा सकता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनता है तब तक उसका जीवन बहुत सरल होता है। तो इस प्रकार से आत्मप्रेम, सहयोग और अंतःकरण ये तीनों ही पूर्णतः शुभ प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये मनुष्य को अच्छाई की ओर ले जाती है और मूलतः मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बना रहता है। यहाँ अच्छाई शब्द को नैतिकता के संदर्भ में नहीं लेना चाहिए। मनुष्य अपने मूल स्वभाव में टिका हुआ रहता है और जिस प्रकार से पशु एक सादा जीवन व्यतीत करता है, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है, उसी सादगी में ही मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इस प्रकार के मनुष्य को जो कि बिना किसी बाहरी बाधाओं के जीवन व्यतीत करे या अपनी पूर्णतः प्राकृतिक अवस्था में रहे, उस मनुष्य को रूसो एक आदर्श बर्बर या नोबल सैवेज की संज्ञा देता है। रूसो आगे यह बताता है कि जब इस अंतःकरण को यह समझ में नहीं आता कि क्या कार्य किया जाना चाहिए और क्या कार्य नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात अंतःकरण एक प्रकार से सद्कार्य की ओर प्रेरित करने वाली प्रवृत्ति होती तो है, किंतु स्वयं अंतःकरण को यह पता नहीं होता कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। अर्थात जब जीवन जटिल होने लग जाता है तब अंतःकरण अपर्याप्त हो जाता है। सरल जीवन के लिए अंतःकरण की आवाज़ में कार्य करना आसान होता है, किंतु जैसे जैसे मनुष्य के जीवन की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे केवल अंतःकरण से काम नहीं चलता, उसे सही और गलत का पता लगाना होता है। इसलिए एक चौथी प्रवृत्ति की चर्चा रूसो करता है और उसे विवेक कहता है। विवेक अथवा बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण को सहयोग प्रदान करने वाली होती है और विवेक बुद्धि सही और गलत की पहचान करने में मनुष्य की मदद करती है। यहाँ हम प्राकृतिक अवस्था को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे बचपन, मनुष्य का जो बचपन होता है जिसमें उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, उस बचपन में मनुष्य पूरी तरह से एक जो बालक है वो पूरी तरह से निस्वार्थ होता है और अपने मूलभूत स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। किंतु जैसे जैसे वो युवावस्था की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसमें उसका जीवन जटिल होता चला जाता है बाहर के संसार के प्रभाव में आकर। इसी प्रकार की व्याख्या हम मानव समाज के बारे में भी कर सकते हैं। जब प्रारंभिक मानव समाज जबकि वह आदिकालीन मनुष्य के रूप में जंगली अवस्था में रहता होगा तब उसका जीवन सरल था, किंतु सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ उसका जीवन कठिन होता चला जाता है।
और यही बात हम मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संदर्भों में भी कह सकते हैं। अर्थात जो मनुष्य सरल जीवन जीता है और वह अपने अंतःकरण की आवाज़ पर जीवन जीता है, जैसे कि हमारे संत महात्मा और महापुरुष एक सादा जीवन जिया करते हैं, उनका जीवन सद्कार्य की ओर प्रेरित होता है। किंतु जैसे जैसे हम आर्थिक कार्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन की सादगी का त्याग करते हैं, हम जटिल जीवन की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन कठिन होता चला जाता है। इस प्रकार से रूसो की मानव स्वभाव की यह जो अवधारणा है, इसकी हम अनेक प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। इसकी ऐतिहासिक संदर्भों में व्याख्या कर सकते हैं, इसकी मनोवैज्ञानिक संदर्भों में व्याख्या कर सकते हैं, और उसे मनुष्य के जीवन की बहुत सारी बाल्यकाल, बचपन, इस बाल्यकाल और युवावस्था आदि अवस्थाओं के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इस प्रकार से मानव स्वभाव पर यदि हम पुनः दृष्टिपात करें तो हम यह देखेंगे कि मनुष्य के मूल स्वभाव में दो प्रवृत्तियां होती हैं। आत्म प्रेम और सहयोग में जब संघर्ष उत्पन्न होता है, तब मनुष्य अपने अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है, और जब तक जीवन सरल रहता है तब तक उसे विवेक की आवश्यकता नहीं होती है। जटिल होते हुए जीवन में सही और गलत की पहचान करने के लिए मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि से कार्य करता है। इस प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था अर्थात स्वाभाविक अवस्था कैसी होगी? यहाँ पर पिछले वीडियो में भी हमने ये देखा था कि रूसो के द्वारा जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया था, उनमें सर्वाधिक असमंजस उत्पन्न करने वाला और सर्वाधिक भ्रम उत्पन्न करने वाला शब्द प्रकृति अथवा प्राकृतिक अवस्था ही थी, क्योंकि उस प्रकृति शब्द की वह परिभाषा नहीं करता है। तो इस प्राकृतिक अवस्था को हम यदि ऐतिहासिक संदर्भ में यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के उदय से पूर्व या जब मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था, तब उसका जीवन सरल था, नैतिक अनैतिक के समीकरण से मुक्त था। वह एक प्रकार के पशु के समान जीवन व्यतीत करता था। जिस प्रकार पशु को किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं होता, वह केवल अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों को संतुष्ट करके ही सुखी रहता है, उसी प्रकार का जीवन आदिम मनुष्य का भी रहा होगा। वह एक एकाकी जीवन जीता था, निस्वार्थ जीवन जीता था। उसके जीवन में संपत्ति का उदय नहीं हुआ था, वह परिवार से मुक्त था, इसलिए तेरे और मेरे की भावना से भी मुक्त था। इस प्रकार से इस जीवन को स्वर्णिम जीवन कहा जा सकता है। ऐसे मनुष्य को रूसो ने आदर्श बर्बर अथवा नोबल सैवेज की संज्ञा दी है। अब आइए इसी व्याख्या को हम मनुष्य के जीवन में यदि लागू करने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठे हुए लोग होते हैं, जिन्हें हम संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, अवतार कह सकते हैं, महावीर, बुद्ध, कबीर, इन सब ऐसे अनेक उदाहरण हमारे महापुरुषों के हम देखते हैं जो एक प्राकृतिक जीवन या आदर्श जीवन जिन्होंने जिया। उनका जीवन सरल था और वो एकाकी जीवन जीते थे। उनके पास संपत्ति नहीं होती, वे परिवार से मुक्त होते हैं, वे निस्वार्थ जीवन जीते हैं, इसलिए वो एक प्रकार के आदर्श जीवन के वाहक होते हैं। उनका जीवन स्वर्णिम जीवन होता है। तो इस प्रकार से रूसो जिस कृत्रिम जीवन के संपर्क में अपने जीवन काल में आया था, उसके प्रति उसको बहुत अधिक क्षोभ था और उसने 2 बार जिन निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, उसमें उसने यही साबित किया था कि यदि ऐसा अस्वाभाविक सभ्य जीवन, कृत्रिम दंभ और अहंकार से युक्त जीवन यदि मनुष्य को जीवन नहीं जीना पड़े, तो ही मनुष्य एक
अच्छा आदर्श जीवन जी सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मनुष्य के स्वभाव में यदि सारी अच्छाई ही है, यदि मनुष्य मूलतः एक अच्छा मनुष्य ही है, यदि वह अपने अंतःकरण से निर्देशित है और अंतःकरण हमेशा ही अच्छाई की ओर प्रेरित करता है, तो फिर वह ऐसी कौन सी मूल बात थी, ऐसी कौन सी विकृति थी जो कि उसके पतन को प्रारंभ कर देती है। और यहाँ पर रूसो पतन को चिन्हित करने वाले एक तत्व की तरफ इंगित करता है, और वो है दंभ अथवा अहंकार। यह दंभ अथवा अहंकार विवेक का ही विकृत रूप है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में एक स्वाभाविक अंग होता है, वह विवेक का प्रतीक है, लेकिन यदि यही स्वाभाविक अंग में सूजन आ जाती है, यह स्वाभाविक अंग सूजकर मोटा हो जाता है, फूल जाता है, तो उसे हम स्वाभाविक नहीं कहते, उसे हम सूजा हुआ या बीमार अंग कहेंगे। इस प्रकार से विवेक अपने स्वाभाविक रूप में अच्छा होता है, किंतु जब उसके अंदर दंभ की प्रवेश हो जाता है, जब उसमें दंभ एंटर कर जाता है, तब वह विवेक मनुष्य के पतन का कारण बनता है। अहंकार जो है, वो अहंकार उसे आत्म प्रेम से हटा करके उसे स्वार्थी मनुष्य बना देता है। आत्म प्रेम और स्वार्थ की जो भिन्नता है, वो दंभ के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ तक हमने जो अभी पढ़ा है, उससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 17वीं शताब्दी का जो यूरोप था, वो विवेक का युग कहलाता था, और उसमें ज्ञान को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु समझा जाता था। विवेक के इस युग में भावनाओं का कहीं कोई स्थान नहीं था, और रूसो विवेक के इस युग पर अपने इस विश्लेषण के द्वारा करारा प्रहार करता है। जब वह विवेक के ऊपर अंतःकरण को प्रतिस्थापित कर देता है, इसका अर्थ यह है कि विवेक आधारित ज्ञान मनुष्य के पतन का कारण है, क्योंकि विवेक से दंभ उत्पन्न होता है। जब मनुष्य ज्ञानहीन होता है, उसी समय वह एक सरल अज्ञानी जीवन व्यतीत कर सकता है। इसीलिए रूसो की बाद में जो आलोचना की गई, वो विवेक के आलोचक के रूप में, विवेक युग के आलोचक के रूप में की गई थी, क्योंकि उसने विवेक के ऊपर अंतःकरण को प्रतिष्ठापित कर दिया था। अब फिर से हम पतन के युग की बात पर चलें, तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य में जब अहंकार या दंभ का उदय हो जाता है, तब उसके जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है। यह दंभ उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करता है। यही दंभ उसमें दूसरे मनुष्यों से आगे बढ़ करके बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्तियों में आपस में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से विवेक विकृत हो करके एक ऐसी कृत्रिम सभ्यता को जन्म देता है जो मनुष्य की प्रारंभिक सरलता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यह जो नई सभ्यता और संस्कृति का उदय जो कि विकृत विवेक के कारण होता है, वह मनुष्य को और अधिक संपत्ति ग्रहण करने की तरफ प्रेरित करती है। वह अपने परिवार के लिए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है, वह दिखावा करना चाहता है, वो और अधिक प्राप्ति की लालसा में एक कृत्रिम जीवन जीने लगता है। इस प्रकार जिस प्राकृतिक प्रारंभिक जीवन जो कि सरल जीवन था, उससे मनुष्य धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ने लगता है। अब यदि इसके ऐतिहासिक संदर्भों में व्याख्या करें, तो यह व्याख्या भी इस तरह से सटीक बैठती है कि जब मनुष्य जंगली अवस्था में रहा होगा, तब उसका जीवन सरल था, लेकिन जैसे जैसे उसने भूमि के टुकड़े पर पहली बार अधिकार किया होगा और ये कहा होगा कि यह मेरा है,
तभी से संपत्ति की संस्था का उदय हुआ होगा और वह उस स्थान पर खेती करके और अधिक संपत्ति को उसने बढ़ाया और इस प्रकार से भूमि संबंधी झगड़े प्रारंभ हुए, संपत्ति संबंधी झगड़े प्रारंभ हुए और इन झगड़ों को निपटाने के लिए राज्य की शक्ति का उदय हुआ। इस प्रकार से इस ऐतिहासिक व्याख्या से भी रूसो की यह बात पुष्ट होती है कि कला और संस्कृति जो है वो मनुष्य को स्वाभाविक जीवन से च्युत कर देते हैं, उसके स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध कर देते हैं और कला और सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ युद्ध और तनाव बढ़ते हैं। कुछ लोगों में दरिद्रता बढ़ती है, कुछ लोग आवश्यकता से अधिक संपत्तिशाली हो जाते हैं और मानव समाज की जो आदिम शांति है वो भंग हो जाती है। इन सब से बचने के लिए रूसो एक आह्वान करता है मानव समुदाय को कि यदि उन्हें अपने प्राकृतिक जीवन की चाह है तो उन्हें प्रकृति की ओर पुनः लौट जाना चाहिए। बैक टू नेचर या प्रकृति की ओर लौट जाओ, ये रूसो का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध नारा था। किंतु जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वॉल्टेयर इत्यादि उसके जो आलोचक हैं उसके प्रकृति की ओर लौट जाने के इसी दावे की खिल्ली उड़ाते हैं और वे ये कहते हैं कि रूसो के अनुसार तो मनुष्य को फिर से अपने पशु जीवन की तरफ लौट जाना चाहिए। किंतु इस व्याख्या में सत्यता का अंश नहीं है। जैसा कि हमने अभी अभी देखा है, प्राकृतिक जीवन की ओर लौट चलने का अर्थ रूसो के अनुसार सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य का विवेक विकृत न हो पाए, उसमें दंभ की उपस्थिति न हो और बिना दंभ का अपने अंतःकरण की आवाज़ पर वह सरल जीवन जिए, जैसा कि विकास की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के बाद हमारे संत और हमारे महापुरुष और हमारे सामाजिक जीवन को दिशा देने वाले महात्मा किया करते हैं। एक अन्य तत्व जो मनुष्य के जीवन को निर्देशित करता है वो है स्वतंत्रता। इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।